गुड मॉर्निंग। आज आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज दिनांक जो है 29/4/2020 के डेट में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी दूसरा टॉपिक डाइजेशन या पाचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाचन क्या है, पाचन की आवश्यकता क्यों होती है, पाचन की ये जो है आहार नाल की संरचना क्या है, उसमें भोजन के पाचन की क्रियाविधि क्या है, ये सभी टॉपिक इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन। पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा होता है और जटिल भोजन सरल पोषक तत्वों के रूप में टूटता है। इसी प्रक्रिया को ही हम लोग पाचन कहते हैं। अर्थात जटिल एवं अविसरणशील युक्त भोजन को विभिन्न भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा एंजाइमों के माध्यम से सरल पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह पाचन जीवों में दो तरह का होता है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन उस पाचन को कहते हैं जो एक ही कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ही एंजाइमों के साथ मिलकर के जटिल भोजन सरल पोषक तत्वों के रूप में कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है। ऐसे पाचन की प्रक्रिया को हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन सभी एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होता है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। ये जितने एक कोशिकीय तरह के जीव हैं, उन सभी एक कोशिकीय जीवों में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। दूसरा होता है बहुकोशिकीय पाचन। पहला क्या बोला मैं? अंतःकोशिकीय पाचन। दूसरा है बाह्यकोशिकीय पाचन, एक्सटर्नल डाइजेशन। बाह्यकोशिकीय का हमने अंतःकोशिकीय का क्या बताया कि यह पाचन की क्रिया केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर होती है, जिसके कोशिका द्रव्य में विशेष कोशिकांगों द्वारा स्रावित एंजाइम उसी कोशिका द्रव्य में मिलकर के भोजन का पाचन करता है। उसको हम एक ये अंतःकोशिकीय पाचन। बाह्यकोशिकीय पाचन वह पाचन की प्रक्रिया जिसमें भोजन को पचाने के लिए, पाचन के लिए अलग से एक स्पेशल अंग होते हैं और उसके अन्य सहायक अंग उसके साथ मिल करके वह भोजन की पाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ऐसे पाचन की क्रिया को बाह्यकोशिकीय पाचन। ये बाह्यकोशिकीय पाचन जटिल होता है। मनुष्य में बाह्यकोशिकीय ही पाचन होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन से ही हर जंतु को ऊर्जा मिलता है, शारीरिक तत्वों की आपूर्ति होती है, रोगों से सुरक्षा मिलता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है,
अतः ये सभी ऐसे भोजन के अंदर संग्रहित तत्व होते हैं जिसको शरीर सीधे ग्रहण नहीं करता है। अतः शरीर को ग्राही बनाने के लिए इस जटिल भोजन को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एंजाइमों के माध्यम से यह सरल पोषक तत्वों के रूप में बदलने की आवश्यकता होती है। जो सरल तत्व शरीर के अंदर उन तत्वों के रूप में मिल जाते हैं और मिल करके हमें ऊर्जा, शारीरिक तत्वों की आपूर्ति, रोगों से सुरक्षा, ये इत्यादि प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसलिए हमको भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। तो सुन ले एक बार और कि भोजन के अंदर ऊर्जा संग्रहित होता है, पोषक तत्व, ये शारीरिक तत्वों की आपूर्ति के लिए तत्व प्राप्त होते हैं, रोगों से सुरक्षा करने वाले तत्व प्राप्त होते हैं। वह शरीर सीधे उसको ग्रहण नहीं करता है। अतः शरीर को ग्राही बनाने के लिए कि आसानी से शरीर में वह घुलनशील हो जाए, मिल जाए, इसके लिए इन जटिल भोजन को सरल पोषक तत्वों में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ये बदलाव इसी पाचन क्रिया द्वारा ही संपन्न हो सकता है, इसलिए पाचन की आवश्यकता होती है। ये पाचन के लिए अलग अलग जीवों में पाचन के लिए अलग अलग तरह के अंग होते हैं, लेकिन पाचन के 5 चरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाचन के 5 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण में हर जन भोजन का अंतःग्रहण करता है। भोजन का अंतःग्रहण करता है। अलग अलग जंतु हैं जिसमें भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया उनके अंदर अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में तो हाथों से उठा करके अपने मुंह गुहा में जो है अंतःग्रहण करता है। मेढक जो है, ये जो है उड़ते हुए कीट पतंगों को अपने लसलसी जीवों के द्वारा जो है कैप्चर कर लेता है। तो अलग अलग जीवों में भोजन का अंतःग्रहण जो है अलग अलग दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है बहिक्षेपण। ये 5 चरण हर जंतुओं के पाचन क्रिया के लिए आवश्यक चरण होते हैं। पहला क्या मैंने बोला? भोजन का अंतःग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा पोषक तत्वों का अवशोषण, चौथा भोजन का स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। ये 5 चरण द्वारा ये पाचन की क्रिया पूरी होती है, जिसमें मनुष्य जो है भोजन का अंतःग्रहण हाथों के द्वारा उठा करके अंतःग्रहण करता है, जो मुख गुहा में सीधे जो है डालता है। पाचन, इसके लिए मनुष्य में आहार नाल पाई जाती है जिसमें पाचन क्रिया होती है। अवशोषण, आहार नाल की दीवारें जो है अपने ये विली या ये वो रसायनों के द्वारा अवशोषण करने का कार्य करती है। अवशोषित तरह के पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं में समान वितरण करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस भोजन के पाचन के बाद जो है अनावश्यक तरह के पदार्थ भी बनते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बहिक्षेपण समझ सकते हैं। ये 5 चरण होते हैं जिन चरणों के द्वारा ये जो है पाचन की क्रिया संभव होती है। अब मानव में पाचन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यही मेन है। मानव में पाचन, डाइजेशन,
here in human. Digestion in human. मानव में पाचन। मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया एक जटिल प्रक्रियाओं द्वारा संभव होती है, जिसके लिए मनुष्य में 8 से लेकर के 10 मीटर लंबी कुंडलित आहार नाल पाई जाती है। यह आहार नाल के अलग अलग भागों में पाचन क्रिया संभव होती है, जिसमें पाचन की क्रिया के लिए सबसे पहला इसका जो है अंग होता है मुख गुहा। फर्स्ट मुख गुहा, बकल कैविटी, बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख गुहा क्या है, इसके बारे में यहां तक पढ़ा जाएगा। ये है आपका मुख गुहा, बकल कैविटी। मुख गुहा मनुष्य के शरीर के सिर भाग पर 2 जबड़ों के बीच में पाए जाने वाला एक दरारनुमा रचना होती है, जिसको मुख गुहा कहते हैं। यह बाहर के तरफ उभरे हुए ओठों के द्वारा खुलती है, जिसमें मनुष्य सर्वप्रथम भोजन का अंतःग्रहण करता है। जिसमें मनुष्य सर्वप्रथम भोजन का अंतःग्रहण करता है। इस मुख गुहा के अंदर निम्न भाग होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पहला होता है दंत, टीथ। पहला क्या है, टीथ, दंत। दंत क्या है, मनुष्य के जबड़े के ऊपर यू आकार में ये जो है दंत विन्यासित होते हैं। यू आकार में ये दंत जो है विन्यासित होते हैं। इस दंत के ऊपर जो इस जबड़े के ऊपर जो दंत उगते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला अस्थायी दंत। अस्थायी दंत वो होता है जो जन्म के उपरांत यह उगता है, जिसकी संख्या 20 होती है। जिसकी संख्या 20 होती है। इस दंत का सूत्र, अस्थायी दंत का सूत्र I2/2 C1/1 PM, ये 2/2 M 0/0 होता है। I का मतलब होता है इंसाइजर या कृंतक दंत। C का मतलब होता है कैनाइन। कैनाइन दंत जो है एक होता है। PM का मतलब होता है प्रीमोलर, यह अग्रचवर्णक हिंदी में इसको कहते हैं। इनकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। इस अवस्था में जो मोलर होता है, अर्थात जो है पश्च या चवर्णक होता है, वह अभी उगा नहीं रहता है, जो सबसे लास्ट में होता है, अंत में होता है। इस एक जबड़े के ऊपर आधे साइड यहां से उगने वाले दंतों का मैं सूत्र लिखा। ये दंत सूत्र में कुल संख्या 2, 3, 3, 2, 5, 5 ऊपर 5 नीचे, आधा 10 इधर और 10 इधर हो जाएगा। 10, 10, 20,
कुल टोटल इसकी संख्या जो है 20 होती है। अतः पूछा जाए अस्थायी दंतों की संख्या, अस्थायी दंतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कौन सा दंत अनुपस्थित होता है इसमें? मोलर दंत जो है अनुपस्थित होता है। ये मोलर दंत 0/0 होता है, इसमें अभी नहीं होती है, लेकिन इंसाइजर, कृंतक, रंध्रक, अग्र चबाणक ये पाए जाते हैं और चबाणक दंत जो है नहीं पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका यह अस्थायी दंत। अस्थायी दंत किसको कहते हैं? अस्थायी दंतों के टूटने के बाद लगभग 8 से 10 वर्ष के बाद यह बच्चों का अस्थायी दंत टूट जाता है और उसके बाद से अस्थायी दंत उगते हैं। यह अस्थायी दंत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसाइजर, कृंतक। दूसरा कैनाइन, इंसाइजर की संख्या 2/2, कैनाइन की संख्या 1/1, प्रीमोलर की संख्या आपका जो है 2/2 और मोलर की संख्या यहाँ पर 3/3। काउंट करेंगे तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। अर्थात यहाँ से मध्य से लेकर के जबड़े के पश्च भाग तक 8 और इधर से लेकर इधर 8, 8 8 16 और 16 16 जो है 32। कुल दंतों की संख्या जो है हो जाएगी 32 ये दंत होते हैं। तो ये जो है कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृंतक दंत, ये काटने का कार्य करते हैं। रंध्रक, ये जो है छेदक कहलाते हैं, उसको छेदते हैं। प्रीमोलर, ये चबाने का कार्य करते हैं और मोलर ये पीसने का कार्य करता है। ये दंत जो है कुल संख्या इनकी 32 होती है। आधे जबड़े में 8, आधे जबड़े में 8, कुल टोटल आपका 16 जो है आपका कुल हो जाएगा कितना? 32। ये टोटल दंतों की संख्या इसमें जो है 32 होती है। इस तरह से ये दंत जो है हमारे कुल होते हैं। इन दंतों की संरचना को देखें तो दंत की संरचना में आंतरिक संरचना को देखें तो आंतरिक संरचना में इसमें जो है 3 भागों में इनको हम बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला क्राउन भाग, दूसरा बेस या ये वृंत भाग, ये सिर, और ये नीचे वाला जो भाग होता है वो जड़ वाला भाग। क्राउन, स्टार्च और रूट्स 3 भाग होते हैं। इसके अंदर जो रूट्स होते हैं, इसमें रूट्स के अंदर बहुत से ये नर्व्स, तंत्रिका तंत्र जो है पाई जाती है तथा इसमें रुधिर वाहिनियों का जाल फैला और सबसे नीचे के तरफ इसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो है बार बार डिवीजन करके ये टीथ का फॉर्मेशन करता है, टीथ का निर्माण करता है, जिसमें ये दंत जो होते हैं ऊपर वाले भाग को देखें तो ये जो है ऊपर वाले भाग को सिर कहते हैं। ये सिर जो है कि ऊपर चारों तरफ से जो है एक शरीर के अंदर का सबसे हार्ड पदार्थों से कवर होता है। जो हार्ड पदार्थ इस हम लोगों के शरीर के अंदर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो इस दंत को चारों तरफ से जो है ये घेरे रखता है। इस दंत के अंदर यदि यह हार्ड भाग नष्ट हो जाए तो दंत जो है काले पड़ जाएंगे और वो जो है कोमल हो जाएगा। इस दंत के भाग को हम लोग इनामेल, क्या कहेंगे इसको? इनामेल दंत के चारों तरफ पाए जाने वाला कठोर आवरण होता है, जो हम लोगों के शरीर के अंदर का सबसे कठोरतम भाग है। इन दंत के सिराओं के ऊपर चारों तरफ से कवर किया रहता है। इस इनामेल के कवर के कारण ही
ये जो है दूसरे तरह की हड्डियों को भी चबा जाता है, इसकी कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि दूसरा होता है आपका स्टाल्क भाग, बेस भाग। यहाँ पर इसमें एक विशेष प्रकार के सीमेंट पाए जाते हैं, जो सीमेंट ये मसले को कठोर दंतों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। इस भाग को हम लोग वृंत भाग कहते हैं, जो इससे ये जुड़े हुए हैं। और इसके बाद नीचे के तरफ जो है ये रूट्स होते हैं। रूट्स में ये अलग अलग दंतों के अंदर अलग अलग रूट्स की संख्या होती है, जो जितना ही चौड़ा वाला दंत होता है तो नीचे निकले हुए रूट की संख्या उतनी ही अधिक होती है, और आगे वाले दंतों में एक होती है। अर्थात नीचे के रूट्स जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, वो अलग अलग दंतों में अलग अलग विकसित होते हैं। और इसके अंदर सेल्स, कौन सा सेल्स बोला? ओडोंटोब्लास्ट। Which cell are a formation are between ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये कहेंगे आपको। अगला नीचे इसमें क्या कहेंगे? इसके अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये तंत्रिकाएं और ये जो है पूरे दंत के जड़ भाग में घिरी रहती है तथा रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इसमें रुधिर का सबसे अधिक जाल होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या अन्य कोई भी जो है ये शुरुआत होती है, उसका सबसे पहले दांत में जो तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर वाहिनियों का जाल सबसे अधिक होता है। तो रुधिर प्रेशर से जो है ये दांतों में दर्द शुरू होता है, जो फर्स्ट ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका जो है ब्लड प्रेशर अब शुरुआत हो रही है, यह दंत के द्वारा जो होता है। अब दंत का कार्य क्या है? इस दंत का कार्य क्या है? पहला, कठोर भोजन को काटकर, उतरकर, चबाकर, पीसकर मुलायम बनाने का कार्य करता है, पहला। दूसरा है, यह भोजन को मुख गुहा से बाहर जाने से रोकता है, दूसरा। तीसरा वर्ग, ये जो है बोलने में भी सहायता करता है, बोलने में भी सहायता करता है। चौथा है कि यह बार बार भोजन को चबा करके, लार में सन करके उसको पेस्ट नुमा मुलायम बनाने में मदद करता है, जिस भोजन को निगलने में जो है सहायता मिलती है। ये इसके कार्य है ना। क्या क्या मैंने बोला? पहला, कठोर भोजन को काटकर, उतरकर, पीसकर, चबाकर कोमल बनाने का कार्य करता है, जिसको निगलने में सहायता होती है या पाचन में सहायक होती है। दूसरा हमने बोला, मुख गुहा से भोजन को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा मैंने बोला कि ये जो है बोलने में भी सहायक होती है, अर्थात जिसका दांत टूट जाता है, देखते होंगे स्पष्ट नहीं बोल पाता है, या बोलने में भी हमको मदद करती है। चौथा, ये जो है भोजन को पीसकर लुगदी बनाने में सहायक होती है, लुगदी बनाती है, जिसको निगलने में सहायता प्राप्त होती है। ये जो है 4 कार्य हैं, जिस कार्यों से हम ये पाचन में सहायक होता है। तो अब आपसे पूछा जाए, मनुष्य में कितने बार दंत टूटते हैं? 2 बार। पहला कौन? अस्थायी दंत। दूसरा अस्थायी दंत। अस्थायी दंतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थायी दंतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। दांत का निर्माण कौन करता है? कौन सी सेल्स? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स करती है। दांत के ऊपर सबसे कठोर आवरण कौन होता है? इनामेल होता है। इनामेल किससे सबसे अधिक नष्ट होता है? तो आप बोलेंगे टॉफी जो आप लोग खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो वो लार में सन करके जो है ये स्टार्च जो है अम्ल के रूप में परिवर्तित करके ये आपके दांत के इनामेल को नष्ट करता है। या ऐसे व्यक्ति जो चाय पी लेता है और चाय पीने के बाद से फिर से बोलने लगता है, और वो जो स्टार्च होता है चाय का, वो भी लार के साथ एसिड बना करके जो है उस दांत के इनामेल को नष्ट करता है। इसलिए चाय पीने के कुछ समय बाद जो है मुख को धुल लेना चाहिए। टॉफी खाने के बाद भी जो है
उसको मुख को जो है धुल लेना चाहिए, नहीं तो वो इनामेल को नष्ट करते हैं। इनामेल नष्ट होने से दांत की कठोरता जो है कम होती है। अब हम लोग मुख गुहा के दूसरे पार्ट के बारे में बात करें। दूसरा पार्ट है दंत के बाद जिह्वा, टॉन्स। टॉन्स क्या है? जिह्वा मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाली मोटी मांसल पत्तेदार तरह की रचना होती है, जो आगे के तरफ स्वतंत्र होती है, जबकि पीछे के तरफ घाटी द्वार के आधार भाग से, हाइट भाग से जुड़ी होती है। ये जिह्वा जो है हम लोगों का पाचन में मुख्य सहायक होती है। इस जिह्वा के ऊपर चारों तरफ एक पतले श्लेष्मिक आवरण होते हैं, जिस आवरण के ऊपर भी छोटे छोटे बहुत से बड्स या कलिकाएं निकली होती है, जिस कलिकाओं को हम लोग टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं से हम लोग स्वाद ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये जिह्वा टॉन्स जो होती है उसका भोजन के पाचन में निम्न सहायक होती है। पहला है, ये भी भोजन को बार बार दांतों तले ले जाती है, जिससे भोजन को पीसकर मुलायम बनाने में सहायता करती है। दूसरा है, ये जो है दांतों में फंसे हुए भोज्य कणों को बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा है, इस जिह्वा के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है वह अलग अलग तरह के स्वाद कलिकाएं अलग अलग स्वादों को ग्रहण करती है। जैसे आगे के तरफ मीठा, पीछे के तरफ स्वाद कलिकाएं ये तीखा, लेटरल पार्ट्स का जो है कड़वा, उसके बायलेटरल के जो है ये जो है क्षारी तरह के स्वादों को ग्रहण करते हैं। जबकि कुछ ऐसे, पांचवा हम लोग हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जिह्वा के द्वारा ही अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, कुत्ता जो है बहुत दौड़ करके बाहर से आया रहता है तो जिह्वा निकालकर तेजी से हाँफता है। वो तेजी से हाँफने का मतलब है कि वो वातावरण से वायु को लेता है और शारीरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसके द्वारा? जिह्वा के द्वारा ही कंट्रोल करता है। इस तरह से ये कुछ जंतुओं में शारीरिक ताप नियंत्रण करने का भी जो है कार्य करता है। फिर से एक बार और सुनिए, जिह्वा मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाला यह भी एक प्रमुख पाचक सहायक अंग होता है, जो मोटी मांसल पत्तेदार तरह की रचना होती है, जो आगे के तरफ स्वतंत्र और पीछे के तरफ घाटी द्वार के आधार भाग के हाइट से जुड़ी होती है। यह मसल्स या पेशियों से मिलकर के बनी होती है, जिसके चारों तरफ जो है एक श्लेष्मिक आवरण से घिरी होती है। इसके ऊपर बहुत सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो स्वाद कलिकाएं तरह तरह के स्वादों को ग्रहण करने का कार्य करती है। ये स्वाद, इस जिह्वा का कार्य निम्न है। पहला मैंने बोला कि ये भोजन को बार बार दांतों तले ले जाने का कार्य करती है, जिससे दांत के नीचे भोजन ये कठोर भोजन मुलायम पोषक भोजन के रूप में परिवर्तन होता है। दूसरा है, दांतों में फंसे हुए भोज्य कणों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है। तीसरा है, यह लाभ में बार बार जो है जिह्वा के द्वारा ही ये भोजन समता और सम करके यह कष्टनुमा बुद्धि जो है ये बनता है। पांचवा जो है, ये जो है कुछ जंतु अपने जिह्वा के द्वारा ही जो है भोजन को, शारीरिक ताप को नियंत्रण करने का जो है कार्य करता है। ऐसे जिह्वा के द्वारा ये भोजन में सहायता ये प्राप्त होती है, जो इसलिए यह भी एक जो है पाचन का सहायक अंग होता है।
तीसरा और इसमें पाए जाने वाला प्रमुख अंग है लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड्स। कौन सा है? लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य के मुख गुहा के अंदर श्लेष्म तथा कुछ एंजाइमों को स्राव करने के लिए इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। पहला कर्णमूल लार ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि। इसको कहते हैं पैरोटिड्स। ग्लैंड्स। दूसरा अधोजिह्वा, अधो इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड। यस, यहां पर यस ग्लैंड्स, यस ग्लैंड्स। और तीसरा अधोहनी। ये 3 लार ग्रंथियां इस मुख गुहा के अंदर जो है पाई जाती है। ये आपका पैरोटिड्स जो नीचे लिखा पैरोटिड्स, ये नीचे वाला ये। तो कितने इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला कर्णमूल लार ग्रंथि। कर्णमूल लार ग्रंथि यह मुख गुहा के कर्ण के आधार भाग पर, कहा मैं बोल रहा हूं, कर्ण के आधार भाग पर पाए जाने वाली ये ग्रंथि होती है। जो ये जो है स्टोनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा के सतह पर, फर्श पर जाकर खुलती है, जिसमें लार सारुत के साथ साथ टायलिन नामक एंजाइम भी पाई जाती है, जो टायलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। फिर सुन लीजिए, कर्णमूल लार ग्रंथि यह कर्ण के आधार भाग पर पाए जाने वाली सबसे प्रमुख ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, जो स्टोनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श पर जाकर के खुलती है। यह स्लेवरी के साथ साथ टायलिन नामक एंजाइम को भी स्राव करती है, जो स्टार्च को ये जो है HCl के माध्यम में ये माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। ये जो है साइमोज नामक एंजाइम में पाई जाती है, जो मुख गुहा के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी जो है ये मदद करती है। ये किसके बारे में मैं बोल रहा था? कर्णमूल लार ग्रंथि। दूसरा अधोजिह्वा। ये जो है ग्रंथि
नीचे के तरफ मुख गुहा में पाई जाती है, जो वार्टन्स नलिका के द्वारा कृंतक दांत के जड़ भाग पर जाकर खुलती है। ये केवल लार स्रावित करने का कार्य करती है, इसमें कोई एंजाइम्स जो है नहीं पाई जाती है। तीसरा आपका जो है अधोहन, अर्थात जो है मैग्जिली ग्लैंड्स जो होती है, ये मैग्जिली ग्लैंड्स जो है वो भी मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाली केवल लार स्रावित करने वाली ग्लैंड्स है, जो वर्थोलीन ग्लैंड्स के माध्यम, नलिका के माध्यम से ये जो है जबड़े के फर्स्ट भाग अर्थात मुख गुहा के फर्स्ट भाग पर ये लार स्रावित करने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? पहला, भोजन के लार का कार्य फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। फर्स्ट कार्य है कि ये भोजन के साथ मिलकर भोजन को चिपचिपा, मुलायम और निगलने युक्त बनाने में सहायता करती है। दूसरा, मुख गुहा में नमी प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे मुख में नमी मौजूद रहती है। तीसरा, इसमें टायलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो टायलिन एंजाइम मुख गुहा के अंदर स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्जन करती है, जो माल्टोज ये जो है स्टार्च जैसे भोजन का पाचन करती है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि हम रोटी ब्रेड को जितना ही अधिक चबाएं वो उतना ही अधिक मीठी लगती है, क्यों? तो आप कारण बताएंगे कि इस मुख गुहा में टायलिन नामक एंजाइम होती है, जितना ही हम उसको चबाते हैं उसमें से स्टार्च जो है माल्टोज में बदल जाता है, और चूंकि जिह्वा उसके पास रहती है जो स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती है, तो बार बार इसका स्वाद ग्रहण करके उसको रसास्वादन करने लगती है, जिससे यह स्टार्च माल्टोज का स्वाद जो मीठा होता है, इसलिए मीठे स्वाद के रूप में उसको ये आभास है, जिससे जितना ही हम रोटी चबाएंगे उतना ही अधिक मीठा जो है वो होता है। चौथा है इसका कार्य कि कभी कभी दांतों के अंदर फंसे हुए भोज्य कण इस लार में ही गल करके छोटे कण के रूप में बदल जाते हैं और मुख गुहा से बाहर निकालने में जो है ये मदद करता है। इसलिए आज हम लोग ये मुख गुहा के 3 पार्ट के बारे में हमने बताया। पहला दम, दूसरा जीवा, तीसरा लार, प्रत्येक के कार्य बताया। ये जो है आपको ये जो है फिगर भी बनाना होगा, लार ग्रंथियों के भी ये जो दिखाना होगा, और ये लार ग्रंथियों के साथ जो है कहाँ कौन से पाए जाते हैं, ये सब जो है आपको ड्रा के माध्यम से जो है ये नामांकन करके उसके कार्यों के बारे में वर्णन करना होगा। थैंक यू।